Assalamu alaikum dear students, you are watching Learn English with Cab and our today's topic is correction of common errors. ये चैप्टर नंबर 4 है हमारी ग्रामर एंड कंपोजिशन में, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स। अच्छा, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, वैसे एरर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें कुछ कोई 8 एरर्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। हम भी उन्हीं 8 को ही देखेंगे और आई होप सो कि इस दफ़ा जो सेकेंड ईयर की करेक्शन आएगी वो तकरीबन लगभग इन्हीं 8 एरर्स में से आएगी। ठीक है जी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया ना, दैट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि लैक ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है जी। पहला जो इम्पोर्टेंट सबसे दिया गया है वो ये है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जनरल रूल होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम पीछे एक चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें भी ये आया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका जनरल रूल ये होता है कि अगर तो आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दैट गोज विद सिंगुलर वर्ब, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो दैट गोज विद प्लूरल वर्ब। ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अच्छा, इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास इज़ और वाज और डज और हैज़ ये सिंगुलर वर्ब हैं, जबकि आर, वर, डू और हैव ये प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक है जी। all these are the सिंगुलर वर्ब्स और ये प्लूरल वर्ब्स हैं। ठीक हो गया जी। अब ये तो बड़ा सिंपल है कि अगर तो हमारे पास ही आ जाता है तो इज़ आ जाएगा, अगर तो दे आ जाता है तो आर आ जाएगा। यानी कि इफ़ आई से दैट अली और जैन, तो जैन इज़ लिविंग। ठीक है जी, फॉर लाहौर। अच्छा, ये भी हो सकता है कि जैन वॉज लिविंग फॉर लाहौर, लेकिन जैन वर नहीं आ सकता, ये मिस्टेक होगी इसकी। जैन डज नॉट लीव फॉर लाहौर भी हो सकता है। जैन डज नॉट, यानी कि डज भी इसके साथ आ सकता है। और जैन हैज़ लेफ्ट फॉर लाहौर, ये भी हो सकता है। ठीक, समझ रहे हैं जी बात को। तो ये आपके पास सिंपली आप कहने के एक, इसी तरह से अगर जैन एंड आयशा आ जाता है, जैन एंड आयशा इज और आर लिविंग फॉर लाहौर, तो अब जैन इज एंड आयशा, यहाँ पे तो ये सिंगुलर था ना, तो ये दोनों हमने कहा इस भी हो सकता है, वॉज भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर होना चाहिए, इज़ नहीं आएगा। वर आ सकता है, जैन एंड आयशा वर लिविंग फॉर लाहौर, जैन एंड आयशा हैव लेफ्ट फॉर लाहौर। समझ रहे हैं? जैन एंड आयशा डोंट लीव फॉर लाहौर, ये सारे हो सकते हैं। ये हमारा कॉमन सा एक कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट
जो पहले आता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे दो सब्जेक्ट आए ना, ये 1 और ये 2, तो अगर यही सब्जेक्ट जो है वो विद वगैरह के साथ आ जाए, टुगेदर विद, अलोंग विद के साथ आ जाए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ड 1 जो है, और फॉर एग्जांपल आई से Zan along with his friends। अब यहाँ पे हैज़ और हैव लेफ्ट, तो जैन सब्जेक्ट 1 है और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट 2 है, और ये अलोंग विद आ गया। तो मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ विद भी हो सकता है और टुगेदर विद भी हो सकता है। ठीक है जी। इसमें हमने कहा कि हमारे पास इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, नॉट, बट, ऑफ, लाइक, अनलाइक, ये सारे भी हो सकते हैं। अगर इनसे भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं, इनमें से किसी से भी, तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। तो क्या होगा इंपॉर्टेंट? फर्स्ट सब्जेक्ट। ये फिर सुन लें, इसमें विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, और इसमें नॉट, बट, ऑफ, लाइक, अनलाइक हैं। इसमें आपके पास एज वेल एज हो सकता है, इसमें बिसाइड, एक्सेप्ट आ सकते हैं। लिख लें यहाँ पर बिसाइड, एक्सेप्ट, और इसमें जनाब मैंने बताया कि एज वेल एज। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, वगैरह भी हो सकते हैं, कंटेनिंग, कीपिंग। ठीक है जी। और इसमें जनाब आपके पास कीपिंग, कंसिस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इसमें आ सकती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ड 1 इम्पॉर्टेंट। तो ये 1 जो है सिंगुलर है जैन, तो यहाँ पे हैज़ आना चाहिए, हैव नहीं आएगा। समझ रहे हैं जी? ये सारे के सारे मार्कर्स हैं सब्जेक्ट वर्ड 1 के। दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट वर्ड 2 भी होता है, यानी कि जैसे आपके पास आ गया नाइदर जैन नॉर हिज फ्रेंड्स इज और आर लिविंग। अब यहाँ पे ये आपके पास 1 है, ये 2 है। अच्छा, इसमें ना नाइदर नॉर का पेयर होता है, आइदर और का पेयर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर होता है, वेदर और का पेयर होता है। ये 4-5 पेयर्स हैं इसमें, जिनमें सब्जेक्ट वर्ड 2 इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अब आपके पास हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो ये जो वर आर है, सॉरी हमारे पास ये ठीक होना चाहिए, इज़ जो है यहाँ पे रॉन्ग चॉइस है। समझ रहे हैं? ये हमारे पास मेनली आप कह लें कि कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर तो दो सब्जेक्ट्स जनरली एंड से हमने कहा था कि जुड़ेंगे तो वो सिंगुलर आएगा। अगर दो सब्जेक्ट और से जुड़ें तो फिर भी सेकंड सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा जनरल सा एक फार्मूला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मामला तो इसमें हैं, लेकिन वो बहरहाल अब यहाँ पे तो इतनी हम डिस्कस नहीं कर सकते चीज़ों को, तो यहाँ पे इसको हम रोकेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है प्रोनाउन के एरर्स। पॉइंट नंबर 2,
प्रोनाउन एरर्स। अच्छा, प्रोनाउंस आपको पता है कि नाउन वाले वर्ड्स जो होते हैं ये इनको हम कहते हैं। तो इसमें ना सबसे पहला जो उसने पॉइंट दिया वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस का दिया है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस के 2-3 फार्मूलाज होते हैं, मैं सारे आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये समझें कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते क्या हैं। ये जैसे सम है आपके पास, एनी है आपके पास, और नो है आपके पास, एवरी है आपके पास। इसके नीचे ही आप लिखेंगे बॉडी, इसके नीचे ही आप लिखेंगे थिंग, इसके नीचे ही आप लिखेंगे वन। इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। ये 4 हैं ऊपर वाले, नीचे 3 हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये सम बॉडी, सम थिंग, सम वन। इसी तरह से एनी बॉडी, एनी थिंग, एनी वन, नो बॉडी, नथिंग, नन, एवरीबॉडी, एनी वन, एनी एवरीथिंग, एवरी वन। तो ये 12 हो जाते हैं। इनके कुछ फार्मूलाज हैं, याद रखिएगा कि एक तो दीज 12 यानी कि ये 4, ये 3, टोटल 12। तो दीज आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, यानी कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इनका रूल नंबर 1 क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस प्लस सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक हो गया, पहला रूल इनका ये है। दूसरे नंबर पे इंडेफिनेट प्रोनाउंस प्लस दैट क्लॉज आएगी। इनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आता है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे इनके साथ आप जब सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो अगर तो कहीं पे ये आप लोग कह रहे हैं कि रेफरेंस बन रहे हैं और आगे कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो भी फिर सिंगुलर ही होगा। जैसे इफ़ आई से दैट एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच, नहीं, एवरीवन मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन लंच। ठीक है जी। और एक और एरर भी यहाँ पे हमें प्रोनाउंस का दिया है उन्होंने, बल्कि इसकी एग्जांपल आप लिख लें। एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर हिज और हर लंच। तो यहाँ पे ये एवरीवन ब्रिंग मस्ट ब्रिंग हिज और हर लंच आएगा, देयर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके रूल्स हैं। नंबर 1 हमने कहा कि इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। नंबर 2 हमने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है जी। और इसके साथ ही और भी ये नोट कर लें कि अगर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर पेयर के अलावा अगर ये आ जाएं बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। ये जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स इज रिक्वेस्टेड, ईच ऑफ द बॉयज इज रिक्वेस्टेड, आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज हैज स्टडीड हियर, नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज हैज स्टडीड हियर। ठीक है जी। इसके बाद एक और मिस्टेक इसमें प्रोनाउंस की दी है जी उसने, वो कहा है कि एपोस्ट्रोफी की मिस्टेक। अच्छा, वो सिंपली हमने, जब आप लोगों को याद होगा प्रोनाउंस में हमने कहा था कि जैसे आई है तो आई, माय और माइन, और मी, यू, योर, योर्स एंड
ठीक है जी। इसके बाद वी, आवर, आवर्स एंड अस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन में उसने, ये मैंने आई और वी लिखना था फर्स्ट पर्सन, तो यू ऊपर मैंने लिख दिया, तरतीब ऊपर नीचे हो गई है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिज और हिम, शी, हर, हर्स एंड हर, दे, सॉरी ये आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, दे, देयर एंड देयर्स एंड देम। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमने कहा था ना कि ये सारे जो हैं, ऑल दीज आर द सब्जेक्टिव केस। ऑल दीज आर द सब्जेक्टिव केस एंड ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव केस। इसमें हमने कहा था कि ये जो हैं माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। और ये जो हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ये प्रोनाउंस हैं ही नहीं। बात को समझ रहे हैं जी? ये जो माय है, योर है, आवर है, हिज है, हर है, देयर है, इनके साथ नाउन आता है। ठीक हो गया। अब वो ये कहते हैं कि आपने जब भी कभी आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो इसमें आपने एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी। जैसे हम लोग कहते हैं कि आई एम योर्स, या हम लोग कहते हैं कि योर्स ओबीडियंटली, तो नो एपोस्ट्रोफी। ये एपोस्ट्रोफी अगर आप लगाएंगे तो ये गलती होगी। ठीक है जी। ये बेसिकली वो हमें कहना चाह रहा है। अच्छा, इसके कुछ और रूल्स भी हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये हमने पहले भी कहीं पढ़े थे। सब्जेक्टिव केस प्लस सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्टिव केस। में इसकी एग्जांपल्स भी दे देता हूँ आपको। अली इज़ टॉलर देन आई और मी, तो कंपैरिजन किसके साथ है? अली के साथ। अली क्या है? सब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब है कि अली इज़ टॉलर देन आई। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से इफ़ आई से दैट द मदर लव्ड हिम मोर देन आई और मी, तो अब किसके साथ है कंपैरिजन? हिम के साथ। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे द मदर लव्ड हिम मोर देन मी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अगर बी वर्ब आ जाए तो इसके साथ भी सब्जेक्टिव केस, ये भी इसका रूल होता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ आई, इट इज़ यू, इट इज़ दे, इट इज़ देम नहीं हो सकता। इट इज़ आप कह लें कि वो मी नहीं हो सकता। कोई भी और केस नहीं आएगा। बी वर्ब के फ़ौरन बाद जब भी आप डील करेंगे तो प्रोनाउंस का सब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक हो गया जी। यानी कि ये हमारे पास, ये हमने कहा था कि पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस
नाउन, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये भी आप जहन में रखें। ठीक है जी। अच्छा, प्रेपोजिशन आ जाए कभी तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है जी। ये सारे के सारे इसके रूल्स हैं, यानी किसी एक टेबल से आप ये सारे के सारे रूल्स निकाल सकते हैं। हमने कहा कि सब्जेक्टिव केस गोज विद सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस गोज विद ऑब्जेक्टिव केस, बी प्लस सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। फिर हमने कहा प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, और नो एपोस्ट्रोफी विद पोजेसिव प्रोनाउंस। इसके बाद जनाब अगला पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 3 था हमारा, कि चूँकि प्रोनाउन का ही एरर था तो मैंने यहीं पे ही रोक इसको, मतलब इसी में ही ऐड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा रिडंडेंसी। अच्छा, रिडंडेंसी जो है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। पॉइंट नंबर 4 है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अननेसेसरीली रेपिटेशन। जैसे इफ आई से दैट would you repeat again, तो अब रिपीट तो अगेन ही होता है, जाहिर बात है। दे हैव रिटर्न्ड बैक, तो रिटर्न्ड बैक ही होता है। इसको हम लोग कहते हैं कि ये सेंटेंसेस जो हैं दे आर रिडंडेंट, यानी कि वुड यू रिपीट वॉज इनफ, अगेन की ज़रूरत नहीं थी। दे हैव रिटर्न्ड, तो बैक की ज़रूरत नहीं थी। द ट्रूप्स वर एडवांसिंग फॉरवर्ड, द ट्रूप्स वर एडवांसिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे भी फॉरवर्ड की ज़रूरत नहीं है भाई। एडवांसिंग का मतलब यही होता है कि आगे जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये इसको हम लोग कहते हैं रिडंडेंसी। इसके अलावा जो 5वां पॉइंट है जी, वो है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। पॉइंट नंबर 5 इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। ठीक है जी। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स का मतलब है कि जो सेंस क्लियर ना कर रहे हों। जैसे ही ओनली ईट्स फ्रूट, ही ओनली ईट्स फ्रूट, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपकी बुक में ही दी हुई है, ग्रामर एंड कंपोजिशन में। तो अब यहाँ पे ये जो ओनली है, ये किसके साथ जा रहा है? ये ही के साथ जा रहा है, या ये इस फ्रूट के साथ जा रहा है? तो ये तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। इसकी हम सही प्लेस जो है वो करेंगे, इट विल बी चेंज इनटू ही ईट्स ओनली फ्रूट। समझ रहे हैं बात को? तो ये फ्रूट के साथ आना था, अब ये अपनी सही जगह पे है। इसी तरह से इफ आई से दैट सिटिंग इन द गार्डन शी a scorpion stung her, sitting in the garden a scorpion
स्टंग हर। अब यहाँ पे देखें कि ये जो सिटिंग इन द गार्डन है ये किसके लिए है? स्कॉर्पियन के लिए। स्कॉर्पियन वहाँ पे बैठा हुआ था। नहीं, ये हर के लिए है, तो हर को यहाँ पे लाएं इसके करीब। सिटिंग इन द गार्डन शी was stung by a scorpion। ठीक है जी, ये है हमारे पास मिस्टेक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स की। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स की हमारे पास और भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे ही रुक जाएगा, इसमें और भी आप एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। If I say that the chair is on the roof, the chair is on the roof that I bought yesterday। अब यहाँ पे भी आप देखें कि that I bought yesterday किसके लिए? छत के लिए। ये जो है ये किसके लिए है? ये तो चेयर के लिए है। तो ये पूरी की पूरी क्लॉज जो है that must be placed here। the chair that I bought yesterday is on the roof। समझ रहे हैं? तो इसको यूं आप करेक्ट करेंगे। ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स की एग्जांपल्स हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं द फिश वॉज सर्व्ड टू द गेस्ट्स इन द न्यू क्रॉकरी। तो मेरे ख्याल में ये यूं होना चाहिए, द फिश इन द न्यू क्रॉकरी वॉज सर्व्ड टू द गेस्ट्स। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी हमारी मिस्टेक्स हैं जो कि आप कह लें कि मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स से हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है जी वो है लैकिंग पैरेलल स्ट्रक्चर्स। लैकिंग पैरेलल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, पैरेलल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मतलब आपका सेंटेंसेस के अंदर जैसे इफ़ आई से दैट Zan loves swimming, dancing and to play cricket। सॉरी, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, अब आ गया। तो यहाँ पे अब ये स्विमिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट होना चाहिए। टू प्ले क्रिकेट नहीं आएगा, यानी कि ये सेम स्ट्रक्चर चलना चाहिए। समझ रहे हैं? अच्छा, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा मतलब और चीज़ों में भी हो सकता है, जैसे इफ़ आई से दैट पैरेलल स्ट्रक्चर में आप लोग लेट मी गिव यू एन अदर एग्जांपल। Zan is known for his honesty and original ideas। तो ये बेहतर नहीं हो जाएगा कि अगर हम ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी कर लें? ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी। इसी तरह से इफ आई से दैट माय कंपनी हैज़ मूव्ड, my company
has moved and is selling its office। ये देयर आने लगा था। तो माई कंपनी हैज़ मूव्ड एंड के बाद अब सेम वर्ब आना चाहिए, सोल्ड इट्स ऑफिस। कंपनी के लिए इट्स लगाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। देयर भी आ सकता है लेकिन इट्स ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। तो इसी तरह से इफ आई से दैट Zen does his work neatly and with care। तो Zen does his work neatly and carefully कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसको हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर्स। ये वर्ब्स के हो सकते हैं, ये नाउन्स के हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स के हो सकते हैं, ये एडवर्ब्स के हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट उसमें आ सकते हैं। पैरेलल का मतलब होता है सेमनेस। पैरेलल का मतलब क्या होता है? सेमनेस। तो देयर मस्ट बी द सेमनेस और कंसिस्टेंसी और रिजेम्बलेंस और अलाइकनेस। ठीक है जी। तो ये आपके प्रॉब्लम्स हैं पैरेलल स्ट्रक्चर के। इसके बाद हमारे पास है जी कोमा स्प्लाइस का एरर। एरर नंबर 8 है कोमा स्प्लाइस। अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा एरर है। एरर नंबर 7 है, सॉरी। ये इसमें ये होता है कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने मिलाना है तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं इनको हम या तो फैन बॉयज से मिलाते हैं या फिर सेमीकोलन से मिलाते हैं। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोमा प्लस फैन बॉयज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा इसका ये होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस सेमीकोलन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। तीसरा ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉलन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोमा प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज द रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसी को ही हम कोमा स्प्लाइस का एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई एम टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज बट माय ब्रदर टीचेस द अरेबिक लैंग्वेज। तो अब आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, सेमीकोलन तो आ सकता है और माय ब्रदर टीचेस अरेबिक, आई एम टीचिंग इंग्लिश, माय ब्रदर टीचेस अरेबिक। लेकिन कोमा से इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप कोमा से सेपरेट करेंगे तो दैट विल बी नोन एज द कोमा स्प्लाइस एरर। इसके बाद है जी हमारे पास लास्ट पॉइंट जो आपकी इस बुक में दिया हुआ है, दैट इज फॉल्टी कंपैरिजन। फॉल्टी कंपैरिजन। इसमें वो कहते हैं कि जब आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं तो आप स्टूडेंट का कंपैरिजन स्टूडेंट के साथ करेंगे, इंसान का इंसान के साथ करेंगे, बैग का बैग के साथ करेंगे, मौसम का मौसम के साथ करेंगे, शहर का शहर के साथ करेंगे। जैसे इफ़ आई से दैट द वेदर इन कराची इज़ मॉडरेट, बल्कि यहाँ पे लगाएं मोर मॉडरेट देन लाहौर।
नहीं। अब यहाँ पे या तो देन दैट ऑफ लाहौर आना चाहिए या देन द वेदर इन लाहौर आना चाहिए। दैट ऑफ लाहौर या फिर देन वेदर इन लाहौर। ठीक है जी। तो ये मतलब मौसम का मौसम से इस तरह से इफ़ आई से दैट जैन्स बैग इज बिगर देन यू। नहीं, जैन के बैग की बात हो रही है तो बिगर देन योर्स, या फिर ये भी हो सकता है योर बैग। ठीक है जी। तो ये इसकी करेक्शन होगी, ये इसकी करेक्शन होगी। इसको हम लोग कहते हैं फॉल्टी कंपैरिजन। लेकिन ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 था जिसके अंदर कुछ मिस्टेक्स दी गई हैं। तो आई होप कि जो इस दफ़ा मिस्टेक्स आने वाली हैं इसकी करेक्शन की सेकेंड ईयर के पेपर में, वो इन 8 एरियाज़ में से आएंगी। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर।